हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप रावत। आज हम संविधान सभा के ऐतिहासिक विकास के चरणों में भारत शासन अधिनियम 1935 को देखेंगे। 1935 के अधिनियम के विषय में चर्चा करने से पहले हम इसका कुछ बैकग्राउंड देखेंगे कि क्या क्या परिस्थितियां रही होगी कि भारत शासन अधिनियम 1935 को लाना पड़ा। तो हम देखते हैं कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में एक प्रोविज़न था कि 10 साल बाद एक संवैधानिक आयोग इस अधिनियम की समीक्षा करने आएगा, जिसका कार्य था कि जो 1919 का अधिनियम था, इसमें क्या बदलाव होने चाहिए। ये आयोग 1929 में बनना चाहिए था, परंतु इंग्लैंड में 1929 में चुनाव होने वाला था और चुनाव से पहले ही यह समझ आ गया था कि वहाँ लेबर पार्टी इस बार बाजी मारने वाली है। परंतु 1927 में यहाँ पे जो सरकार थी वो कंजर्वेटिव पार्टी की थी, इसलिए 2 साल पहले ही ये आयोग बना दिया गया, जिसका नाम था साइमन कमीशन। और इस आयोग को 1927 में भारत लाया गया। इस आयोग में एक भी भारतीय ना होने के कारण इस आयोग का जमकर विरोध हुआ भारत में, क्योंकि तुम अपने ही बनाए हुए नियम कानूनों को कैसे गलत ठहराओगे। इसमें भारतीयों का होना बहुत जरूरी था ताकि 1919 के अधिनियम में बने नियम कानूनों की समीक्षा की जाए। साइमन कमीशन का इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि इंग्लैंड में वर्किन हेड उस समय भारत सचिव था। अब इसे भी गुस्सा आ गया, क्योंकि जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, जगह जगह लाठीचार्ज हो रही थी। एक भयंकर अशांति का माहौल भारत में हो गया था। इन परिस्थितियों से निकलने के लिए वर्किन हेड ने कहा कि यदि भारत इतने ही सक्षम है तो खुद ही एक ऐसा संविधान ड्राफ्ट कीजिए जिस पर सबकी सहमति हो। क्योंकि यहाँ पे ये था कि कभी कांग्रेस सहमत होती थी तो कभी लीग सहमत नहीं होती थी, कभी नरम दल सहमत थे तो गरम दल सहमत नहीं थे। तो इस तरीके से यहाँ पे चलता रहता था। अब ये भारतीयों ने भी ये चैलेंज स्वीकार कर लिया और सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। अब इसमें एक समिति बनाई गई जिसे नेहरू समिति कहा गया। ये जो नेहरू थे, ये मोतीलाल नेहरू थे जो इस समिति के अध्यक्ष थे। ये 1928 में बनी थी और 1928 में ही इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी। अब इस रिपोर्ट में भारतीयों की कुछ डिमांडें थी। इसको हम पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी डिमांडें थी, लेकिन ये हम नेहरू रिपोर्ट को जब अलग से पढ़ेंगे तो इसके विषय में पढ़ेंगे। एक जो डिमांड थी डोमिनियन स्टेट, उसके विषय में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे थोड़ी, क्योंकि ये थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट आ जाता है, तो हम अलग से इसे पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट को। तो जो हमारे टॉपिक के लिए महत्वपूर्ण डिमांड है वो थी डोमिनियन स्टेट। इसमें क्या था कि भारतीयों ने कहा कि कुछ खास मुद्दे रहेंगे जिसे आप संभालें, जैसे रक्षा, संचार, लेकिन बाकी जो मुद्दे होंगे उस पर स्वायत्तता चाहिए हमें, अर्थात हमें स्वायत्त शासन चाहिए और हम शासन आपके अधीन नहीं बल्कि बराबर में रह के समकक्ष रह के शासन करेंगे। अर्थात भारतीयों की मांग थी कि कुछ मुद्दों पर आप शासन कीजिए जो मुख्य मुख्य मुद्दे हैं, और बाकी मुद्दों पर हमें शासन करने दीजिए और हम शासन आपके अधीन में नहीं करेंगे बल्कि बराबर में बैठकर शासन करेंगे। और जो ये दौर चल रहा था, इस समय गांधी जी काफ़ी एक्टिव थे। वो कभी भी एक उग्र आंदोलन खड़ा कर सकते थे। उन्होंने कहा कि सभी मांगें 1 साल के भीतर लागू हो जानी चाहिए, वरना हम आंदोलन कर देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब वर्किंग हेड ने चैलेंज तो कर दिया था, लेकिन अब इन मांगों को पूरा करने की हैसियत तो थी नहीं। लेकिन कांग्रेस नहीं भूली। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, यह निश्चित हुआ। अब डोमिनियन स्टेट की मांग छोटी थी, क्योंकि अब भारतीयों को पूर्ण स्वराज चाहिए था। 1929 में इंग्लैंड में सरकार भी चेंज हो चुकी थी। अब लेबर पार्टी की सरकार आ चुकी थी। नई सरकार ने घोषणा की कि भारत में अंग्रेजों के शासन की जो परिणति है वो डोमिनियन स्टेट देना ही है। लेकिन अब तो मांग पूर्ण स्वराज की थी
और अंग्रेज अब डोमिनियन स्टेट देना चाहते थे। इसी कारण भारतीयों की मांग पूर्ण स्वराज थी और अंग्रेज अब केवल डोमिनियन स्टेट देना चाहते थे। यही कारण था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। लेकिन अंबेडकर और जिन्ना इस सम्मेलन के लिए गए थे। और एक बात बता दूं कि अंबेडकर जो थे वो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे तथा अंबेडकर ने अछूत लोगों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। अब जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें गांधी जी गए थे। फिर से गांधी जी और अंबेडकर में वहाँ पे एक विवाद हो जाता है, वही अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का। गांधी जी अछूतों के लिए या निम्न जाति के लिए पृथक निर्वाचक मंडल नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इससे क्या था कि भारत के अंदर आपसी विभाजन हो रहा था। एक तो मुस्लिमों ने अलग से निर्वाचन मंडल मांग लिया था, ऊपर से हिंदू में ही जो निम्न जाति के लोग थे वह हिंदू ही होकर निर्वाचन मंडल की बात कर रहे थे। तो इससे गांधी जी को लग रहा था कि भारत के अंदर ही भारत के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। और जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो अंग्रेजों ने अछूत लोगों के लिए अलग निर्वाचन मंडल दे दिया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। अंग्रेजों की नीति ये थी फूट डालो और राज करने की। अब इसके विरोध में गांधी जी अनशन पर बैठ गए पुणे में। इस समय गांधी जी काफ़ी पावरफुल थे और अनशन पर बैठने के कारण अंबेडकर पर काफ़ी दबाव पड़ा। अंबेडकर साहब गांधी जी से मिलने जेल में गए और अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता, पूना पैक्ट हुआ। अब अंबेडकर जी मान गए कि निम्न जाति के लोगों को अलग निर्वाचन मंडल नहीं चाहिए और गांधी जी भी यह मान गए कि इसकी जगह उनको ज़्यादा सीट दे दी जाएगी और इस प्रकार पूना पैक्ट हुआ। अब इन सभी परिस्थितियों में भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया। इसका जो हमने बैकग्राउंड देखा या वो परिस्थितियां देखी कि किन परिस्थितियों के कारण ये एक्ट लाया गया, तो इसमें हमने नेहरू रिपोर्ट देखी, इसमें साइमन कमीशन रिपोर्ट देखी, गोलमेज सम्मेलन देखे, साइमन कमीशन रिपोर्ट की संयुक्त समिति की जांच हमने देखी। तो इस प्रकार से अब हम भारत शासन अधिनियम 1935 पर चर्चा करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 1930 से 1932 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन में संवैधानिक सुधारों से संबंधित संस्तुतियों के फलस्वरूप इस अधिनियम का निर्माण किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। जहाँ भी संघीय शासन प्रणाली का नाम आता है तो इसका मतलब है कि 2 सरकारें केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, ये अलग अलग है। संघ की 2 इकाइयां थी, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देसी रियासतें। अगला है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, अर्थात केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। 3 सूचियों के अंतर्गत ये हुआ। पहली सूची थी संघ सूची, फिर थी प्रांत सूची और बाद में थी समवर्ती सूची। इसमें क्या होता है कि प्रांतों से पहले क्या था, 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी, लेकिन अभी क्या हुआ, प्रांतों से द्वैध शासन प्रणाली हटाकर ये केंद्र में स्थापित कर दी। और इसमें जो संघ सूची थी इसमें केंद्र के लिए विषय बांटे गए और जो प्रांतीय सूची थी इसमें प्रांत के लिए, और जो समवर्ती सूची थी इसमें जो केंद्र और प्रांत जिसपे दोनों नियम कानून बना सकते थे वो नियम कानून समवर्ती सूची में रखे गए। इसके अलावा क्या था कि कुछ विशिष्ट शक्तियां थी जो वायसराय के हाथों में दे दी गई। जो विषय संघ सूची में, ना तो प्रांत सूची में और ना ही समवर्ती सूची में रहेंगे, उन विषयों पर नियम कानून बनाने का अधिकार वायसराय को होगा। संघ सूची में 59 विषय, प्रांत सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए तथा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी। मैंने पहले बताया था कि जो बाकी शक्तियां होगी वो गवर्नर जनरल के पास होगी। अब संघीय सूची में विदेशी कार्य, मुद्रा, सेना, थल सेना, वायु सेना और जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची में पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। समवर्ती सूची में दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि सम्मिलित थे। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया तथा
प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। मैंने बताया था कि प्रांत से द्वैध शासन हटा के केंद्र में दे दिया था। अब भारत में संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था कर दी गई थी, तो इसके लिए एक न्यायालय होना भी जरूरी था, क्योंकि इनके मध्य के जो विवाद थे, प्रांत और केंद्र के मध्य विवादों को निपटाने के लिए एक न्यायपालिका की आवश्यकता थी। तो आगे देखते हैं। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है, उनके विवादों को निपटाने के लिए। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया एवं विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब पहले क्या था कि 1858 के भारत शासन अधिनियम में एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करने के बाद इसका गठन हुआ था। तो 1935 के अधिनियम में इस भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। आगे देखते हैं। विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो अंतिम न्यायालय नहीं था। अंतिम अपीलीय न्यायालय प्रिवी काउंसिल था। तो जैसे अभी होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंतिम अपीलीय न्यायालय है, लेकिन उस समय अंतिम अपीलीय न्यायालय जो था वो संघीय न्यायालय नहीं था। जो लास्ट जो अपील हम कर सकते थे वो प्रिवी काउंसिल में कर सकते थे। ये प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड में थी। पहले हमने पढ़ा था पहले की क्लास में कि किस तरीके से प्रिवी काउंसिल का निर्माण हुआ था, जो ब्रिटिश क्राउन को एक सलाह देती थी, सलाहकारी समिति के तौर पर कार्य करती थी। आगे देखते हैं। वर्मा वर्तमान म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया 1937 में, तो ये भी इसी अधिनियम के अंदर था। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में 2 सदन की व्यवस्था की गई। 6 प्रांत कौन कौन से थे? असम, बंगाल, बिहार, मुंबई, मद्रास और संयुक्त प्रांत। आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसी अधिनियम में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो ये काम इन्होंने कर ही दिया था। इसमें मताधिकार का विस्तार हुआ। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार प्राप्त हुआ। पहले क्या था कि कुछ नियम बनाए हुए थे कि या तो जो कोई इतना टैक्स देगा वही मतदान कर सकता है, या इतना जो शिक्षित है उसका क्राइटेरिया बनाया गया था, वही मतदान कर सकता है, या जिसके पास कितनी भूमि है या कितनी संपत्ति है वही मतदान कर सकता था। आगे देखते हैं। इसने न केवल फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की। आगे नोट में क्या है। 1935 का भारत शासन अधिनियम जुलाई 1936 में लागू हुआ और इसके प्रावधान के आधार पर 1937 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 5 स्थानों पर पूर्ण बहुमत, आसाम पश्चिमोत्तर प्रांत में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। और इस प्रकार से हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 समाप्त होता है। आपको वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में अपने व्यवहार में कुछ इस तरीके से परिवर्तन करें कि छोटों को प्यार मिले, बड़ों का सम्मान हो, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।